तुम लोग का नेक्स्ट पार्ट है इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आईएससी वाले तुम लोग मार्क कर लो तब तक, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम आता है? सबसे पहले साइज एंड क्या बोला, कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तुम एक चीज समझो मेरा बात, तुम्हारा औकात जितना होगा उतना ना फिक्स्ड एसेट खरीदेगा। एक कहावत सुना है क्या, पाँव उतना ही पसारो जितना लंबा क्या हो तुम्हारा चादर हो। तो भैया अगर तुम्हारा चादर छोटा है तो पाँव पसार पाएगा ज्यादा? तो अगर तेरे पास पैसा कम है तो एसेट ज्यादा ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करने में मदद करता है कि तुम्हारा बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स कितना होगा, बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स का कॉम्पोजिशन कैसा होगा। कॉम्पोजिशन मतलब सर कितना लैंड रहेगा, कितना मशीन रहेगा, कैसा रहेगा, समझा मेरा बात? तो ये पहला पॉइंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स टू डिसाइड अबाउट द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ। उसके बाद सेकंड पॉइंट भी सेम है, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट। तुम्हारे बिजनेस का करेंट एसेट भी किस पे डिसाइड करेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम्हारा मान लो अमन चिप्स का बिजनेस है, किसका बिजनेस है? चिप्स स्टॉक हुआ, स्टॉक कौन सा एसेट होता है? स्टॉक करेंट एसेट होता है, रेगुलर चेंज होता है ना। स्टॉक कौन सा एसेट हो गया? तो अब अगर उसके पास ज्यादा पैसा होगा, लोगों से ज्यादा उधारी में माल ले पाएगा, तो अगर फाइनेंस ज्यादा होगा तो उसका करेंट एसेट्स, लेकिन अगर फाइनेंस नहीं है तो करेंट एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ? पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। क्या लिखा हुआ है? पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। दिस इज माय थर्ड पॉइंट। क्या लिखा हुआ बेटा? पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। तुम खुद समझो ध्यान से, अगर तुम शॉर्ट टर्म डेट ले रहा है, क्या ले रहा है सर? शॉर्ट टर्म डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट आदमी लेता है ताकि भैया फॉर, अच्छा एक चीज, लॉन्ग टर्म डेट क्यों लेते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म छोड़ो, लॉन्ग टर्म क्यों लेते हैं? लॉन्ग टर्म डेट हमेशा लेते हैं ताकि फिक्स एसेट खरीद सके। फिक्स एसेट तुम लेगा अगर उधारी में, आज कल चुका देगा, उसको चुकाने में टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म डेट लिया जाता है फिक्स एसेट्स खरीदने में, और शॉर्ट टर्म डेट लिया जाता है, शॉर्ट टर्म डेट लिया जाता है करेंट एसेट्स के लिए। यस और नो? तो अब तुम पहले चेक करो तुमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस किस लिए लेना है, शॉर्ट टर्म में लेना है या फिर अपना पीरियड चेक करो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो इसका मतलब तुम इन्वेस्टमेंट पक्का करेंट एसेट में करेगा। अगर तुम फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है मतलब तुम पक्का लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, समझा मेरा बात? तो इसका मतलब सर लॉन्ग टर्म फाइनेंस हेल्प्स टू परचेज विच एसेट? फिक्स्ड एसेट। शॉर्ट कोई नहीं बोलेगा, काव्य शॉर्ट टर्म फाइनेंस एसेट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हेल्प्स टू परचेज, हाँ करेंट एसेट्स। ठीक है। नंबर 4, फिक्स करो। क्या करो? कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। डेट मतलब पता है तो क्या होता है? डेट मतलब होता है बाहर का पैसा, इक्विटी मतलब होता है, तो जब तुम फाइनेंस ले रहा है तो चेक करो कितना पैसा बाहर वालों से उठाएगा और कितना पैसा शेयर होल्डर से लेगा। शेयर होल्डर खुद का पैसा होता है, बाहर वालों का खुद का। तो आपको फोर्थ पॉइंट डिसाइड करना है कि कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए, समझा मेरा बात? तो ये सारे रोल है किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन और है जो तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बार बुक देना तुम लोग, एक बार बुक देना जल्दी से। तुम लोग को ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है मतलब इस चैप्टर में, बस ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाओ खाली। तुम लोग एक चीज और समझ लो, अभी जो समझा रहा हूँ तुम लोग मत समझना, डब्ल्यू वालों समझ लो। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोला? ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज ऐसे सबको ही पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट तुम लोग के सिलेबस में तुम लोग छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 ऑब्जेक्ट होता है। कितना ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट होता है कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? और एक ऑब्जेक्ट होता है कंपनी को अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाना है, कंपनी को शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? कंपनी को शेयर होल्डर का क्या बढ़ाना है? वेल्थ बढ़ाना है। वापस बोलूं क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होता है नहीं, कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जो निवेश कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या बढ़ना चाहिए? आयुष मान लो तुम कंपनी का शेयर होल्डर है और कंपनी है मान लो रिलायंस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है?
तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव दो होता है, या तो रिलायंस अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा या रिलायंस जो तुम्हारा वेल्थ बढ़ाना चाहेगा शेयर होल्डर का। कौन सा इंपॉर्टेंट है, रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ना या शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ना? वेल्थ, वेल्थ। काव्या बोलो, वेल्थ या प्रॉफिट? प्रॉफिट। ईजान तुम जो बोलेगा फाइनल है। कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट? प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तुम बोले प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, वेल्थ। द करेक्ट आंसर इज, एज मोस्ट ऑफ यू सेड, विच इज द रॉन्ग वन। करेक्ट आंसर इज, देखो शेयर होल्डर का वेल्थ कैसे बढ़ता है पहले ये समझो। आज मान लो दृष्टि बोली मैं रिलायंस का शेयर ले रही हूँ, कितना रुपए में? अगर जिंदगी भर वो 10 ही रुपया रहेगा, उसको कोई फायदा मिलेगा? ईजान तुम बोलो, दृष्टि को कब फायदा मिलेगा? कितना हो जाना चाहिए? 10 से? ठीक है, 10 से 100 नहीं बोल के थोड़ा लिमिट में रखना, 30-40, ठीक है। बट हाँ, बात सही बोला, वो बढ़ना चाहिए। यस और नो? वी शुड सपोर्ट हिम, राइट? उसने बात तो बिल्कुल सही बोला। 10 से कितना होना चाहिए? 20-30। अगर कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, शेयर होल्डर बहुत ज्यादा खुश होगा ना, आत्महत्या कर लेगा? खुश होगा। तो इसका मतलब कंपनी का अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा, शेयर होल्डर का वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो शेयर होल्डर का वेल्थ कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बढ़ता, शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता है कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ने से। क्या बोला? पहला मेरा शिवम को जवाब ये था कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से शेयर होल्डर का वेल्थ नहीं बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? कंपनी का मार्केट। और दूसरा चीज शिवम बोला सर कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ेगा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, मैं उसको समझा रहा हूँ। कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो शिवम बोला शेयर होल्डर का वेल्थ अपने आप बढ़ेगा। सर तुमको पता है शिवम, हर कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देता है, जिसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट हाई है फिर भी अगर डिविडेंड नहीं दे तो शेयर होल्डर का वेल्थ कैसे बढ़ेगा? तो प्रॉफिट में नॉट लीड टू इंक्रीज इन वेल्थ इफ द कंपनी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो अगर कंपनी प्रॉफिट्स होते हुए भी डिविडेंड ना दे तो शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट्स काफी नहीं है, कैसे भी करके शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ना चाहिए। और शेयर होल्डर का वेल्थ तभी बढ़ता है जब, वेरी गुड आयुष, कंपनी का क्या बढ़ेगा? मार्केट प्राइस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अमन समझा? क्या समझा? पूरा बोलो तो एक बार धीरे से जल्दी से। क्या समझा? रुको मैं पॉज कर देता हूं ताकि तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती ना हो। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना किसका वेल्थ बढ़ना चाहिए? शेयर होल्डर का, राइट? और शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ना मतलब एग्जाम में आता है क्या बढ़ना? कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? कंपनी का मार्केट प्राइस। और एक चीज सुन लो सर, कंपनी को 3 तरह का डिसीजंस लेना पड़ता है। कितने तरह का डिसीजंस? 3 तरह का डिसीजंस कंपनी को लेना पड़ता है। पहला डिसीजंस होता है कौन सा डिसीजन? दूसरा डिसीजन होता है, और तीसरा होता है, ये 3 तरह का डिसीजन लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। डोंट राइट एनीथिंग आयुष, एवरीथिंग इज गिवन इन माय बुक, इट इज गिवन इन पेज नंबर 277. If I'm not looking in the book, it doesn't mean that it is not given in the book. I already know what is given in the book. That is why I'm teaching without looking at the book. क्या समझा? तो ये 3 तरह का डिसीजन लेना पड़ता है कंपनी को, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां से उठाएं, ये सब चीज लिख लिया करो अगर तुमको समझना। फाइनेंसिंग मतलब पैसा, ये नहीं लिखा हो बुक में। फाइनेंसिंग मतलब पैसा, और इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहाँ लगाएं। वापस बोलो। हाँ, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहाँ लगाए, और फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहाँ से। वेरी गुड। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दे। तो पहला चीज समझो, कितना उठाएं, कितना लगाएं और कितना दें। क्या बोला? वापस बोलो। कितना उठाएं वो किसका पार्ट है? कितना लगाएं और कितना दें। समझा मेरा बात? ईजान, क्या इन तीनों में से किसी 2 को छोड़ के एक को ले सकते हैं क्या? कंपनी क्या इन तीनों में से किसी एक को इग्नोर कर सकता है? और कर सकता है तो किसको कर सकता है? नहीं कर सकता। डिविडेंड को इग्नोर कर सकते क्या काव्या के साथ? किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। अरे क्यों डिविडेंड को इग्नोर करेगा? डिविडेंड इग्नोर करेगा तो शेयर होल्डर का वेल्थ तो फिर भी कम हो जाएगा। डिविडेंड को इग्नोर तुम नहीं कर सकता है। तीनों आर, ऑल द 3 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। समझा मेरा बात? अच्छा, अब तुम लोग 5 मिनट के लिए ब्रेक लो और तुम लोग पे आता हूं मैं। अब जो पढ़ा रहा हूं वो W वालों ध्यान मत दो। अब जो पढ़ा रहा हूं वो खाली कौन ध्यान दो?
आईएससी वालों, हालांकि डब्ल्यूबी वाले रिस्पॉन्स कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। सवाल है फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बुक में टोटल 10 पॉइंट है, मैं 10 पॉइंट का डिस्कस नहीं कर रहा हूं। पहला पॉइंट, फाइनेंस जरूरी है ताकि बिजनेस अपना लायबिलिटी का पेमेंट टाइमली कर सके। अगर तेरे पास पैसा है, बैंक का लोन चुका पाएगा? अरे पैसा है तो चुका पाएगा ना। तेरे पास अगर पैसा है तो डिबेंचर्स का पेमेंट कर पाएगा, मगर ये तभी कर पाएगा जब तेरे पास पैसा है। यही पॉइंट लिखा हुआ है, द फर्म कैन मीट इट लायबिलिटी इन टाइम, यस और नो। दूसरा, अगर पैसा है तो तुम बल्क में रॉ मटेरियल खरीद कर पाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट का मजा ले पाएगा। तो पहला क्या बोला सर, लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा, बल्क परचेज कर पाएगा। लेकिन बल्क परचेज के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा अगर है तेरे पास तो तुम बल्क में परचेज, और क्या नाम, आयुष अगर बल्क में परचेज करेगा तो कौन सा डिस्काउंट मिल जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, उसके बाद अगर तेरे पास पैसा है ना, तुम बहुत स्मूथली कर पाएगा आयुष। क्या बक क्या स्मूथली कर पाएगा? बिजनेस। एक छोटा सा चीज नहीं बता पा रहा क्या? तो वापस बोलो, अगर पैसा है, दिस नथिंग टू लाफ यार, ठीक। अगर पैसा है तो अपना लायबिलिटी को खत्म कर, अगर पैसा है, तो बैंक ऑर्डर और अगर पैसा है क्या, बिजनेस। समझा? चौथा पॉइंट आओ, अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम रिप्लेस कर पाएगा, बदल पाएगा। क्या कर पाएगा? क्या बदल कर पाएगा? अपना एसेट्स। जैसे प्लांट तेरा काम नहीं कर रहा है, मशीन तेरा काम नहीं कर रहा है, पैसा है ना, चल भाई नया एसी ले लेते हैं। चल भाई पैसा नहीं है, चल भाई पैसा है तो नया प्रिंटर ले लेते हैं। तो अगर तेरे पास पैसा है, क्या है, तो अपना एसेट्स को तुम टाइमली रिपेयर छोड़ो, रिप्लेस। रिपेयर और रिप्लेस में पता है ना, रिपेयर जब तेरा पैसा नहीं है, औकात नहीं, तो रिपेयर कराता है, और अगर पैसा है तो क्या करेगा? रिप्लेस कराएगा। तो अभी चारों पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दूसरा, तीसरा, और बिजनेस तुमको झटका देता है, तो झटका देता है। कभी डिप्रेशन आता है, कभी बूम आ जाता है, कभी रिसेशन आ जाता है। तकलीफ कब होगा? डिप्रेशन रिसेशन में होगा ना, बूम में होगा। अगर पैसा है ना, तकलीफ नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन, कोविड का समय था, कोई सोर्स ऑफ इनकम था, तो भी तुम्हारे पापा तुमको, मम्मी खाना खिला रही थी, तुम लोग तो घर पे उल्टा मोमो पुचका उचका भी बना लेता होगा उस समय, तो दालगोना कॉफी बना लेता होगा तुम लोग। तो उस समय कैसे मैनेज करता था? पैसा था तभी ना करता था। कोविड के समय बहुत लोग क्या बोलते हैं, अय्याशी किया है, रईसी दिखा के। क्यों भैया? उनके पास क्या था? पैसा था। किसी का चाचा मामा लोग नेतागिरी में है तो पैसा उनके पास बहुत है, यस और नो। किसी का बिजनेस है चाइना वाइना में, तो भी बहुत पैसा है, यस और नो। तो सर पैसा है तो तुम फर्क नहीं पड़ता। क्या बोली वो? फर्क है। बूम में तो ऐसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बूम में तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर रिसेशन डिप्रेशन है तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर पैसा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा नहीं है तो ओह, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये ऑलरेडी आज ये लोग को बताया था। तेरे पास जितना पैसा है उसी पे डिपेंड करेगा कि तेरा बिजनेस का साइज क्या होगा और बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशंस कितना होगा। अगर ह्यूज फंड्स है तो ह्यूज साइज, अगर फंड्स कम है तो स्केल ऑफ ऑपरेशन भी कम है। कितना पॉइंट हुआ? 6 पॉइंट। कितना पॉइंट हुआ? अच्छा, एक पॉइंट और लिखा, अगर फंड्स है तेरे पास, क्या फिक्स एसेट्स को टाइमली खरीद पाएगा? अगर पैसा नहीं है तो फिक्स एसेट को टाइमली खरीद नहीं पाएगा। तो इतने सारे पॉइंट है, काफी है। ये हो गया मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। क्या हो गया? याद रखना 7 पॉइंट है, तो जब एग्जाम लूंगा, अगर मैं 4 मार्क्स में दूंगा, तुमको 7 पॉइंट लिखना पड़ेगा। वीडियो है मेरे पास कि मैंने कितने पॉइंट्स पढ़ाए हैं। तुम लोग को तो नहीं दे सकता, तुम लोग को जो पढ़ा है वहां से देंगे। तुम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ा है तो कितना पॉइंट पढ़ा है? 4 पॉइंट पढ़ा है। तुम लोग को इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस पढ़ा है तो कितना पढ़ा है? 7 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाड़। क्या है तुम लोग का यहाँ? जुगाड़। जुगाड़ मतलब सोर्सेस। क्या है? चलो एक चीज बताओ, तुम ही लोग बताना, ऑल ऑफ यू, ओपन टू ऑल। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ये क्वेश्चन यहाँ से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में आएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पैसा कहाँ से मिलता है? सबसे पहले तो खुद का सोर्स होता है, खुद का कैपिटल। अगर वो नहीं है खुद का पैसा तो
बैंक से लोन नहीं तो मैं तो बोलता फ्रेंड रिलेटिव से लोन लेता है वो लोग पहले तो, कि देख मेरे को 1,00,000 1,50,000 रुपया चाहिए, अगर है तो बता, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो सोल प्रोटेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आता है सर? या तो वो पैसा खुद से लेगा या फिर फ्रेंड्स को अप्रोच करेगा, और वो सब भी नहीं हो रहा तो लास्ट में कहाँ से लेगा? बैंक लोन से लेगा। ये हो गया सोल प्रोटेक्शन का सोर्सेस। क्या हो गया? इसको जस्ट रीड करना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले ही बोल दिया मैंने। और उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ पार्टनरशिप है, कौन सा बिजनेस है, उसमें पैसा कौन लगाता है? तो पहला सोर्स हो गया पार्टनर का कैपिटल। क्या हो गया? अगर वो कम पड़ रहा है तो वो लोग भी क्या करेगा सर? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या ले लेगा सर? लोन ले लेगा। क्या ले लेगा? लोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और लास्ट तो सबसे बड़ा तुमको पता ही है क्या होता है? कंपनी पैसा कहाँ से उठाता है? या तो शेयर से उठाएगा या फिर शेयर्स खुद का है, तो अगर खुद का सोर्स से पैसा उठाना है तो शेयर्स, बाहर का शेयर सोर्स उठाना है तो बेटा इसके अलावा क्या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है? कंपनी ले सकता है। तो ये सारे सोर्सेस हो गए। क्या हो गए? सोर्सेस। किसका? सोल पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का और कंपनी का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? देखो फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है सर? WB वालों सुन लो, ये तुम लोग के लिए है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है समझो ध्यान से। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है समझ लो ध्यान से। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। तो कोई कंपनी मान लो काव्या 10 लाख कमाया, कितना कमाया? ये जो पैसा कमाया इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले कमाया, तो इसमें सबसे पहले क्या माइनस करेगा? मान लेते हैं इंटरेस्ट कितना है आया। अब ये जो पैसा आएगा ये अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। कितना हो गया? 8 लाख। इसको अर्निंग बिफोर टैक्स या पीबीटी बोल सकता है। मैं भी कौन सा लीवरेज पढ़ा हूं तुम लोग को? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला सुन लो क्या होता है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय PBT। क्या बोला? EBIT कितना? जल्दी बोलो। PBT कितना है? कोई मेरे को कैलकुलेटर में आंसर बता सकता है? 10/8 कितना आएगा? कट जाएगा ना। आंसर बता सकता है? 10 लाख बाई 8 लाख 1.25 ना, 1.25 तो नहीं आएगा। वही आएगा? चलो 1.25 शिवम बोल रहा है, वही आ रहा है क्या? भरोसा कर लेते हैं सर, एक बार देख लो ना फिर भी यार। 1.25 शिवम बोल रहा है, सर बोल रहा है 1.25। डन। अब मेरा फाइनेंशियल लीवरेज कितना है? 1 फिगर चेंज करता हूं किसका? खाली इंटरेस्ट का। EBIT 10 लाख है। तुमको याद है मैंने पहले इंटरेस्ट कितना लिया था? 2 लाख। अब चेंज कर दिया। PBT कितना आएगा? फाइनेंशियल लीवरेज बदलेगा क्या? कितना आएगा नया? 1.66 1 पॉइंट आया। EBIT वही रखता हूं, कितना? इंटरेस्ट बदल दे रहा हूं। PBT बदला, 2 लाख। फाइनेंशियल लीवरेज बदलेगा। मैंने 3 एग्जांपल लिया। अगर मैं तुम लोग को बोलूं आगे जब जाएगा ना तुम, ये सभी तुमको बताना पड़ेगा कि इन तीनों एग्जांपल को देख के क्या समझ रहे हैं। बोलो व्हाट इज द कंक्लूजन आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस। मैं एकदम हाई लेवल पे पढ़ाता हूँ, बच्चों की तरह नहीं पढ़ाता हूँ। बताओ क्या कंक्लूजन है? जितना ज्यादा इंटरेस्ट होता है उतना फाइनेंशियल बस आंसर आ गया। सर बोल रहे जैसे से इंटरेस्ट बढ़ रहा था, इधर 2 लाख था तो आंसर 1.25 आया था, इधर इंटरेस्ट 4 लाख था तो आंसर 1.66 आया था, इधर इंटरेस्ट 8 लाख था तो आंसर कितना आया? मतलब सर फाइनेंशियल लीवरेज जितना ज्यादा उसका मतलब कंपनी का इंटरेस्ट का बोझ उतना ज्यादा। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है? अगर फाइनेंशियल लीवरेज हाई है इसका मतलब कंपनी बहुत ज्यादा उधारी लेके रखा है, तभी तो इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। अगर फाइनेंशियल लीवरेज कम है तो मतलब कंपनी का इंटरेस्ट कम, उधारी कम है। तो इसका सर हाई फाइनेंशियल लीवरेज सिग्निफाइज हाई बर्डन ऑफ डेट, हाई बर्डन ऑफ डेट and thus higher interest and thus higher interest, yes or no? and thus, लेकिन उल्टा हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। समझ गया? वाइस वर्सा क्या होगा बोलो? जहां हाई है वहां लो कर दो। लो फाइनेंशियल लीवरेज सिग्निफाइज लो बर्डन ऑफ इंटरेस्ट एंड thus लो बर्डन ऑफ डेट एंड thus लो इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल लीवरेज जितना ज्यादा
इंटरेस्ट का बर्डन, फाइनेंशियल लिवरेज जितना कम। तो अब सोच के देखो, इतना समझा दिया तो फिर भी गलत आंसर आएगा। तो बताओ फाइनेंशियल लिवरेज हाई होना चाहिए लो होना चाहिए? गलत, ना हाई ना लो, मॉडरेट होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। क्योंकि तुमको लास्ट डे बताया था, याद है, ट्रेडिंग और इक्विटी में हम लोग ज्यादा पैसा डेट से उठाए थे, फिर भी ऑप्शन उसमें ज्यादा अच्छा आया था। तो डेट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। तो फाइनेंशियल लिवरेज ना कम ना हमेशा मॉडरेट। कंपनी को थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। तुम अगर एकदम रिस्क नहीं लेगा तो लोन लो ही मत फिर। यू हैव टू टेक रिस्क। थोड़ा लोन लेगा, थोड़ा खुद का पैसा, इसलिए बोला जाता है फाइनेंशियल लिवरेज मॉडरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा एक चीज बताओ, अगर हाई फाइनेंशियल लिवरेज है, इसको बताओ डैश रिस्क, हाई रिस्क। सही बोल रही है क्या? अच्छा हाई फाइनेंशियल रिस्क क्या बोला? हाई रिस्क। तो इसका मतलब गाड़ी मेरा बहुत ज्यादा गियर पे चल रहा है, हाई गियर। तुम कभी स्कूटी या बाइक चलाया? 1 या 2 में चलाओ, लेट से पहुंचेगा मगर एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा। हो भी गया चोट वोट ज्यादा नहीं लगेगा। चोट कब लगता है? भड़ाम से चलाओ, भड़ाम से गिरेगा, भड़ाम से फटेगा, है ना? इसका मतलब अगर तुम्हारा गाड़ी हाई गियर पे है तो रिस्क ज्यादा है, लो गियर में तो रिस्क कम है। इसका मतलब अगर तुम्हारा हाई फाइनेंशियल लिवरेज है तो हाई रिस्क है, तो हाई गियर है गाड़ी। गियर मतलब क्या होता है पता है ना? गाड़ी का 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, 4 नंबर गियर एंड सो ऑन। तो अगर फाइनेंशियल लिवरेज हाई है तो गाड़ी का गियर भी ज्यादा है। अगर फाइनेंशियल लिवरेज लो है तो रिस्क कम है कि ज्यादा है? कम रिस्क है, तो गाड़ी का गियर भी लो गियर है। समझा मेरा बात? क्लियर? तो इतना पढ़ा है तो अब फिर भी एक आंसर गलत आएगा। 5 सेकंड सोच लेना। लो गियर सिग्निफाइज, ऑप्शन दे रहा हूं सुन लेना। मेरा दही हम क्यों पढ़े? हाई दृष्टि का आंसर मैं बोल देता हूं पब्लिकली, अभी तक हाई है। तुम लोग का? ईजान हाई, दृष्टि भी हाई, साथ ना? द करेक्ट आंसर इज, देखो गाड़ी कम गियर पे है ना, लो गियर मतलब उधार कम है, उधार कम है, लो डेट है। तो अगर डेट कम है तो इक्विटी तो हाई होगा तब। तो अगर लो गियर है तो लो डेट जरूर है। इसका मतलब अगर लो डेट है तो खुद का पैसा ज्यादा होगा। तो लो गियर मतलब हाई इक्विटी। इसका मतलब अब ऐसा फाइनली बोल दूं, लो गियर इसका मतलब लो डेट, बट इसका मतलब हाई है ना? अच्छा हाई गियर इसका मतलब लो इक्विटी। दुनिया का कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ा पाएगा, ट्रस्ट में। कोई अगर टीचर पढ़ा दे ऐसा, मैं नाम अपना बदल दूं, पढ़ाना छोड़ दूं। ये बात ओपन यूट्यूब पे बोल रहा हूं। समझा मेरा बात? समझ में आया? अभी पूछूंगा गलत बता देगा, फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? अमन तुमसे पूछे एक बार यूट्यूब पॉज करके। यूट्यूब पे रहने दो अमन, कोई दिक्कत नहीं। बोलो गाड़ी अपना बहुत हाई गियर पे है, इक्विटी कम है ज्यादा है? हाँ सुनाई नहीं दे रहा है? कम है। सही बोल रहा है क्या वो? बिल्कुल सही, वेरी गुड। समझा मेरा बात? तुम लोग का तो हो गया खत्म। अब आओ आईएससी वालों, अब अपने पढ़ रहे हैं लास्ट का अपना 10 मिनट का टॉपिक और बाकी है मुश्किल से। ठीक है, लास्ट का मुश्किल से कितना मिनट? 10 मिनट का टॉपिक और बाकी है सर। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है सर? फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या नाम है सर? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब पता है क्या है सर? पैसा कहां से उठाना है वो डिसाइड करना है। पैसा हो गया सौरभ? आ रहा हूं। पैसा कहां से उठाना है? फाइनेंशियल प्लानिंग इधर से बजटिंग ही होगा। बजट ही तो है और क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब सर चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड और उसको कैसे यूज करना है, राइट? चूज करना है कहां से उठाना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, दोनों चीज।
उठाना कहाँ और लगाना कहाँ है, बोल रहा था ना। अगर आप सोच रहे हो उठाना कहाँ से, मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लगाना कहाँ है तो फिक्स एसेट्स में लगाना है या करेंट एसेट्स में लगाना है, राइट। तो इसका फीचर्स क्या है, सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है सर, इन्वॉल्व, कि डिसाइड वेन हाउ एंड वाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, कब फाइनेंशियल एक्टिविटी करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, पहले वो सोचो तुम, तब ना सोचेगा पैसा कितना उठाना है। उसके बाद अब ध्यान रखो, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ना, तुम करता आज हम, अगर कब के लिए, तो ये भी प्लानिंग है, तो ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। दुनिया में जितना प्लानिंग होता है वो सारा क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। अच्छा, इसके अलावा सर प्लान में हम लोग को बहुत सारा पॉलिसी बनाना पड़ता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, बहुत सारा स्ट्रेटेजी बनाना होता है, बहुत सारा मेथड्स फॉलो करना होता है, यस और नो। तो ये सारा सर, ये सारा हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, यस और नो। इसके अलावा सर हाँ, एक चीज बताऊं, प्लानिंग का स्कोप बहुत वाइड है। क्यों? इसमें तुमको सोचना होगा कितना फिक्स कैपिटल लगेगा, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल कहाँ से मैनेज करेंगे, वर्किंग कैपिटल कहाँ से मैनेज करेंगे, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। ये हो गया फीचर्स, क्या हो गया। और अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस का, किसका, तुम खुद सोचो, अभी जो उन लोग को पढ़ा रहा था ना, सेम है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, पहले से प्लानिंग कर लिया, तो तेरे पास कभी शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो तुम उसका भी तो प्लानिंग करके रखा होगा कि अगर फंड शॉर्टेज होगा तो कहां से एडजस्ट करेगा तुम। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्टेज का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, नहीं होता है, दूर हो जाता है, यस और नो। इसके अलावा सर एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज कर सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बताया था यार, कितना मेरे पास डेट होना चाहिए और कितना मेरे पास इक्विटी। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर हो पाएगा तुम्हारा। कैपिटल स्ट्रक्चर तो होगा, मगर वो कैसा होगा, और जितना अच्छा होगा तुम्हारा कॉस्ट उतना कम होगा, यस और नो। इसके अलावा सर अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा किया है तो तुम अपने फंड्स को अच्छा से यूटिलाइज कर पाएगा, अदरवाइज फंड्स क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यू हैव टू ऑलवेज थिंक दैट फंड्स आइडल ना रहे। फंड्स अगर आइडल रहेगा ना, उस पर तुम इंटरेस्ट लूज करेगा। तो इससे बेटर फंड्स को कहीं लगाओ ताकि उससे क्या मिले, इंटरेस्ट या रिटर्न मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा और एक जो भी बताया था, फाइनेंशियल प्लानिंग से तुम सडन शॉक से बच जाएगा, बूम डिप्रेशन का जब समय आएगा ना, उससे बच जाएगा। तो लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, समझा मेरा बात। तो ये हो गया मेरे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। भैया जो कैश फ्लो वाला बताए थे इसमें, वो सेम उसके तरह है जो 20 लाख ये वाला बताए थे, जो पिछले वाले में बताया कि इंटरेस्ट लगाना चाहिए, वो सेम कैश फ्लो जैसे ही। एकदम सही बोला कि अगर पैसा जल्दी आता है ना मेरे पास, तो उसको मैं जल्दी यूज करके बैंक में जमा कर दूंगा। तो कैश फ्लो में वही होता है। कैश फ्लो वही है। कैश फ्लो मतलब कैसे कैसे पैसा आ रहा है मेरे पास। कैश फ्लो मतलब कैसे कैसे पैसा, कैश का फ्लोज है वो, ये नॉर्मल वर्ड है, कैश का फ्लोज। तो कैश का फ्लोज जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा है, और जितना जाए लेट से उतना अच्छा है। आना जल्दी चाहिए पैसा और जाना लेट से चाहिए। और क्या बोला, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक काम करो तुम लोग खुद से पढ़ो, तो मैं 2 मिनट कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ खाली। अगर कुछ नहीं है तो बोलना मेरे को। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल खुद से पढ़ो।